नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ईएमएफ इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर का ईएमएफ बेस्ड इक्वेशन है, जिसमें सिर्फ हम ईएमएफ नहीं बल्कि और भी फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गिवन डेटा को समझते हैं कि न्यूमेरिकल में पूछता दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। तो जैसा कि न्यूमेरिकल में मेंशन है, 3 फेज 50 हर्ट्ज 20 पोल साइलेंट पोल ऑल्टरनेटर, यानी मैं इसको गिवन डेटा साथ भी लिखते चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि गिवन डेटा में सबसे पहले उसने नंबर ऑफ पोल के बारे में चर्चा किया है, साथ में फेजेस के बारे में चर्चा किया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सिस्टम कौन सा है बच्चों, तो 3 फेज है। दूसरा नंबर ऑफ पोल कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे 20 पोल दिया हुआ है। पोल कौन सा है, सैलिएंट। यहाँ सैलिएंट पोल और सिलिंड्रिकल पोल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। विथ स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी वाइंडिंग का जो नेचर है वो कैसा है, स्टार कनेक्शन है। अब आप सोचेंगे सर सैलिएंट और सिलिंड्रिकल इंपॉर्टेंट नहीं था, स्टार कनेक्टेड इंपॉर्टेंट क्यों था, मैं आपको बताता हूँ। स्टार कनेक्टेड इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है बच्चों, वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। तो इसीलिए अगर हो सकता है न्यूमेरिकल में, हो सकता है इस न्यूमेरिकल में नहीं पूछे, किसी और न्यूमेरिकल में अगर वो आपसे लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो याद रखिएगा अगर वो स्टार कनेक्शन होगा तो आप जो ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं ईपीएच, उसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वो डेल्टा कनेक्शन होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि डेल्टा में लाइन और फेज वोल्टेज दोनों तो सेम ही होते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। हैज 180 स्लॉट्स ऑन द स्टेटर, यानी स्लॉट्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पे स्लॉट्स की संख्या है 180। स्टेटर पे 180 स्लॉट्स हमने बना के रखे हैं। इच स्टेटर स्लॉट कंसिस्ट 8 कंडक्टर, यानी कंडक्टर पर स्लॉट भी अलग से दिया हुआ है। कंडक्टर पर स्लॉट की वैल्यू है, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है, 8। अब मैं आपसे पूछूं स्लॉट कितने हैं, 180। एक कंडक्टर में कितने स्लॉट है, 8। तो मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ स्लॉट इनटू स्लॉट पर कंडक्टर को मैं कंडक्टर पर स्लॉट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी आगे आप उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द फ्लक्स पर पोल इज 25 MWB। यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, फ्लक्स पर पोल यानी 5 बोला, 25 M_WB। अब इस स्मॉल MWB का मतलब क्या है, स्मॉल m प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है मिली 10⁻³ बाकी डब्ल्यू भी आप जानते होंगे, दैट इज वेबर। एंड इज साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी मैं मान के चल रहा हूँ हार्मोनिकल इम्पैक्ट इसमें कम है, हार्मोनिक्स नहीं है मेरे फ्लक्स में। द क्वाइल आर फुल पिच्ड, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास कि क्वाइल का जो नेचर कैसा है बच्चों, फुल पिच है। क्वाइल इज फुल पिच्ड। अब फुल पिच का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप ही बताएंगे मुझे। फुल पिच मिलने से मुझे बेनिफिट ये मिला कि मुझे केसी या केपी अब कैलकुलेट नहीं करना है। फुल पिच होने की वजह से मैं बिना कैलकुलेट करे बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। अब हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑल्टरनेटर, यानी सबसे पहला जो वैल्यू कैलकुलेट करना है दैट इज स्पीड। सिंक्रोनस मशीन है तो सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करना है, और सिंक्रोनस स्पीड की फार्मूला कितनी होती है, 120F/P। आगे देखते हैं क्या हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरा हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट वाइंडिंग फैक्टर, यानी KW की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और KW होता है KC इंटू KD। तो आपको KC तो कैलकुलेट कर लिया, यानी KP ही KC है, KD आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा पूछ रहा है जनरेटेड ईएमएफ पर फेज, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ईएमएफ पर फेज ईपीएच बोल रहा है कैलकुलेट करने को, जिसकी वैल्यू होती है 4.44 F5 KC KD इंटू TPH। तो इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगला पूछ रहा है कैलकुलेट लाइन वोल्टेज, अभी जस्ट जो हमने डिस्कशन किया था स्टार कनेक्शन की वजह से, तो आपको ईएल भी कैलकुलेट करना है। तो आइए एक एक करके हम इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। गिवन डेटा आपने जरूर लिख लिया होगा, और गिवन डेटा लिखना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चन के लगभग में 10 या 20% मार्क्स तो गिवन डेटा से ही हैं। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके सिंबॉलिक वैल्यू में डेटा नोमेनक्लेचर डाल दिया, वो स्वाभाविक है उस क्वेश्चन को कर सकता है। जिसको यही समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूंगा, तो 3 फेज सिस्टम है तो फ्रीक्वेंसी स्वाभाविक है
इंडियन हर्ट्ज है, अगर नहीं भी दिया है तो आप 50 हर्ट्ज मान के चलिएगा, ऐसे ज्यादातर केसेस में दिया ही रहता है। तो सबसे पहले कुछ नोमेनक्लेचर की हम बात कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर में हम बात करेंगे नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर? क्योंकि जब तक मैं नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर कैलकुलेट नहीं करूंगा तब तक आगे मैं केडी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता। 3 फेज के लिए तो मैंने जेड सिंबल दे दिया। अब यहाँ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के लिए मैं किससे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ मेंशन आपके लिए कर रहा हूँ। सबसे पहला नंबर ऑफ स्लॉट्स और दूसरा कंडक्टर पर स्लॉट, यानी जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, इसलिए मैंने यहाँ स्लॉट्स को मल्टीप्लाई किया है किससे, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंडक्टर पर स्लॉट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बोलिए स्लॉट्स कितने हैं 180 डिग्री, और नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन स्लॉट कितना है 8। तो जेड की वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करके 180 इंटू 8 को कैलकुलेट कर सकता हूँ, और 180 इंटू 8 को कैलकुलेट करने पे मुझे वैल्यू मिल रहा है 1440। यानी 3 फेज सिस्टम में जो टोटल कंडक्टर मुझे मिला दैट इज 1440। अब चूंकि पर फेज की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे आर्मेचर कंडक्टर पर फेज भी चाहिए। तो मुझे चाहिए आर्मेचर कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जेडपीएच यानी आर्मेचर कंडक्टर पर फेज, जिसको मैं जेडपीएच से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मुझे जब जेडपीएच कैलकुलेट कर रहा हूं तो आपको ईएमएफ इक्वेशन के डेरिवेशन के टाइम में ही याद होगा, जेडपीएच इक्वल टू जेड बाई 3। तो जेड की वैल्यू है 1440 डिवाइडेड बाई आप 3 कर दीजिए, तो आप यहाँ से जेडपीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जेडपीएच की वैल्यू लगभग में आ रही है 480 यानी 480। अब एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ मुझे चाहिए, वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, क्योंकि मैं फार्मूला में जेडपीएच नहीं बल्कि टीपीएच मेंशन किया हूँ। तो टर्न्स पर फेज, तो मुझे चाहिए टर्न्स पर फेज जिसको मैं टीपीएच बोल रहा हूँ। तो टीपीएच यानी टर्न्स पर फेज इज इक्वल टू, आप ही बताएंगे टर्न्स पर फेज कितना होता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज डिवाइडेड बाई 2, यानी 480 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू आएगा 240। यहाँ नोट डिग्री नहीं है बच्चों। तो टीपीएच की वैल्यू आ गई 240, यानी टर्न्स पर फेज कितने हुए 240 यानी 240। हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी लगभग में अभी तक सभी कैलकुलेट कर लिया है। अब आइए सबसे पहले, यानी मैं सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन कर लिए थे और उन्हीं के हिसाब से मैंने कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किसको, फर्स्ट क्वेश्चन को, जो मुझसे पूछा था मुझसे, कैलकुलेट स्पीड ऑफ जनरेटर यानी सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू होता है 120 एफ अपॉन पी। अब आप ही मुझे बताएंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, दिया हुआ है ऑलरेडी 50 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल कितना है बच्चों, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 20। तो मैं यहाँ आराम से निकाल सकता हूँ एम एस इक्वल टू 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल। पोल की वैल्यू कितनी हुई है 20। तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20। आरपीएम बहुत कम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ पोल बहुत ज्यादा है बच्चों, एंड दैट विल बी 300 आरपीएम। तो पहला आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो आइए बच्चों, अब हम सेकेंड क्वांटिटी यानी जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है के डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम के डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं के डब्ल्यू जो वैल्यू है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ के सी एंड के डी। के सी ही के पी है, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं के सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं कैलकुलेट करूंगा बच्चों, क्योंकि के सी ऑलरेडी मेरे पास गिवन है 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 क्यों, सही बोला आपने 1 इसीलिए क्योंकि ये फुल पिच कॉइल है, तो केपी और केसी की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 होगी। लेकिन बच्चों यहाँ केडी के लिए मेरे पास क्वेश्चन होगा कि केडी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, और केडी का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला बच्चों, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दैट इज साइन एम बीटा बाई एम बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई 2। तो आइए कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मुझे एम की वैल्यू चाहिए, फिर मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए, और इन दोनों की वैल्यू के लिए मुझे एन की वैल्यू चाहिए। ये तीनों निकाल के, तीन को वैल्यू आइडेंटिफाई करके मैं केडी की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद के डब्ल्यू की वैल्यू।
तो आइए हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों केडी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला जो मुझे नोमेनक्लेचर चाहिए वो चाहिए एन। आप एन को ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ तो आप स्लॉट्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, तो स्लॉट्स पर पोल में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो आप ही मुझे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं बच्चों। तो 180 स्लॉट्स थे हमारे पास, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं तो हमने देखा P दिया हुआ है 20, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 9, यानी n की वैल्यू 9 है। अब मुझे m कैलकुलेट करना है, तो m क्या होता है बच्चों, आप ही बताएंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। यानी मैं इसको बोल रहा हूँ कि m की वैल्यू कहीं ना कहीं n से रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। यह ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज में कैलकुलेट करूँ बार बार, या फिर मैं डायरेक्ट चाहूँ तो यहाँ मैं मेंशन कर सकता हूँ n बाय नंबर ऑफ फेजेस। तो n बाय नंबर ऑफ फेजेस भी मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो आप ही मुझे बताएंगे n की वैल्यू कितनी, क्योंकि नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कितना होता है n। तो आप यहाँ मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको यूज करिएगा। 9 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं 3, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 3। तो हमने m निकाल दिया, n निकाल दिया। अब एक अगला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कॉइल या टू स्लॉट्स, तो जिसको हम सिंबॉलिकली बोलते हैं बीटा। तो बीटा यहाँ पे दो स्लॉट्स का या दो कॉइल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू स्लॉट्स या टू क्वाइल्स। तो क्वाइल बोलो या फिर स्लॉट्स बोलो, आप ध्यान समझ दीजिएगा एक ही है। तो टोटल एंगुलर एंगल जो डिस्प्लेसमेंट होता है नॉर्मल 180 डिग्री हम ले रहे हैं, और मुझे पता है यहाँ नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब यहाँ 20 डिग्री कौन सी, मैकेनिकल डिग्री या इलेक्ट्रिकल डिग्री है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री। मैकेनिकल में करने के लिए p/2 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों, m कैलकुलेट कर लिया, n कैलकुलेट कर लिया, और बीटा। इन तीनों चीजों को यूज करके मैं फंडामेंटल कंडीशन में केडी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में मेंशन कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू साइन m बीटा बाई 2। तो m की वैल्यू कितनी थी 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री बाई 2, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। फिर m साइन बीटा बाई 2, तो m की वैल्यू कितनी है 3, और साइन बीटा बाई 2 यानी 10 डिग्री लिख दूं, या फिर 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से मैं इस वैल्यू में डायरेक्ट पुट करूंगा, कैलकुलेशन कर लूंगा। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट इसकी वैल्यू आएगी, वो हमेशा उसी रेंज में ही होती है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 0.95 से लेके 0.96 तक। केपी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है बच्चों, तो मैं केपी के डी को यूज करके के डब्ल्यू यानी जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो कैलकुलेट कर लूंगा। तो के डब्ल्यू की वैल्यू केपी यानी केसी इंटू के डब्ल्यू, तो 1 इंटू 0.96। तो यहाँ वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई 0.96। तो ये मेरा अगला आंसर हो गया। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी मुझसे वो बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, और वो है कैलकुलेट ईपीएच यानी पर फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईपीएच की वैल्यू क्या होती है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4.44 F5, दैट इज केसी इंटू केडी या केपी इंटू केडी इंटू टीपीएच। यूनिट वोल्ट ले लिया पर फेज के लिए। तो आप ही बताएंगे, मैं सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। 4.44, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 50 हर्ट्ज। फ्लक्स पर पोल, एक पोल का फ्लक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 25 MWB। m मींस मिली वेबर, मिली को मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया दैट इज 25 इंटू 10⁻³ यानी 0.025। तो 25 मिली वेबर इंटू केसी की वैल्यू कितनी थी 1, केडी की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.96। अब टीपीएच की वैल्यू कितनी है, तो टीपीएच की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो था 240। तो इस तरीके से बच्चों ईएमएफ पर फेज यानी ईपीएच की वैल्यू 4.44, 0.96 इंटू 50 इंटू 1 इंटू 240 इंटू 25 इंटू 10⁻³ सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। और ये वैल्यू जैसे मेरे पास आ रही है 12, इसको क्या सॉल्व करिएगा, 1280 वोल्ट। यानी ये एक फेज का सिंक्रोनस जनरेटर का आउटपुट
ईएमएफ इक्वेशन था, आउटपुट वैल्यू था। अब चौथा जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, उससे पूछा था कैलकुलेट लाइन वोल्टेज ऑफ ईएमएफ, यानी आपको वीएल की वैल्यू ईएल की वैल्यू चाहिए। तो कनेक्शन कौन सा था बच्चों? स्टार कनेक्शन था। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है? ईएल इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू ईपीएच, यानी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में √3 का रिलेशन होता है। तो ईएल इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ईपीएच की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1280। तो यहाँ से लाइन वोल्टेज यानी अंडर रूट 3 का मतलब 1.73, आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2215 वोल्ट। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने चारों क्वांटिटीज कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहला मैंने एनएस कैलकुलेट किया, 300 आरपीएम थी। फिर मैंने केडब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 0.96 है। फिर मैंने ईपीएच कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 1280 वोल्ट। तो ये भी मेरा एक आंसर है बच्चों। और फाइनली ईएल कैलकुलेट कर लिया, दैट इज लाइन वोल्टेज। और ये क्यों बच्चों, ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि कनेक्शन कौन सा है आपको याद होगा, मैंने बताया था कनेक्शन कौन सा है, स्टार कनेक्शन है। तो ये भी एक मेरा आंसर है। और स्टार और डेल्टा के पीछे रीजन यही है। मान लीजिए ऐसे न्यूमेरिकल में वो आपसे पूछ लेता है कि अगर डेल्टा कनेक्शन होता तो क्या करते? तो डेल्टा के लिए वीएल और यानी ईपीएच और ईपी की वैल्यू, ईएल और ईपीएच की वैल्यू सेम होती, उसके लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सेम होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।